सबके लिए मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग, आप सबको भली भांति तरीके से पता होगा, यूनिट नंबर 3 में दिया हुआ है सामाजिक स्तरीकरण के बारे में। और अगर हम बात करें यूजीसी के लिए, तो यूजीसी में भी ये मेंशन किया गया है सामाजिक स्तरीकरण को लेकर, है ना। तो दोनों क्लासेस के लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसे आप लोग खास कर ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा भी जाता है यहाँ से प्रश्न, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सभी लोग क्लास को। किसी को पता है सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है? कोई बताना चाहेगा मुझे सामाजिक स्तरीकरण होता क्या है? कोई भी व्यक्ति, सामाजिक स्तरीकरण क्या होता है? समाज में जब उच्च और निम्न वर्ग के स्तर बन जाते हैं, हाँ, कहा जाता है जो उच्च स्तर के लोग होते हैं उनके पास अधिकार और दायित्व अधिक होते हैं, जो निम्न होते हैं उनके पास अधिकार नहीं होते। हाँ, तो यानी हाँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। यानी अगर बात किया जाए कि सामाजिक स्तरीकरण में जब हम समाज के संपूर्ण सदस्यों को एक उच्च या निम्न स्थितियों में बांट देते हैं या विभाजन कर देते हैं समाज का, या इसको विभाजन के रूप में जब हम स्वीकृति प्रदान कर देते हैं, तो वह एक प्रकार का सामाजिक स्तरीकरण हो जाता है। बस सिंपल शब्द में ध्यान रखना है कि संपूर्ण सदस्यों को जब आप उच्च और निम्न स्थिति में बांट देते हैं, उसे बोला जाता है सामाजिक स्तरीकरण। बस इतनी बात आपको ध्यान रखना, और यही एग्जाम में आप लोगों से प्रश्न भी बनकर आता है। तो यहाँ पे देखिए, मैंने एक सामान्य शब्दों में बताया है स्तरीकरण का अर्थ कि उन स्तर से होता है जिनमें समाज के संपूर्ण सदस्यों को उच्च और निम्न स्थिति में विभक्त कर दिया जाए। वही बात है, बांट दिया जाए, विभक्त कर दिया जाए, बात एक होती है। फिर कहता है कि यह जब विभाजन है समाज के द्वारा जब स्वीकार कर लिया जाता है, तो उसको हम नाम दे देते हैं सामाजिक स्तरीकरण। क्या नाम देते हैं? सामाजिक स्तरीकरण। तो जब यह विभाजन समाज के द्वारा स्वीकृत होता है तो उसे हम बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। आगे अगर हम बात करें सामाजिक स्तरीकरण के आशय का मतलब होता है, आशय का मीन्स जो बनता है, मतलब भी बनता है, मीन्स भी बनता है, अर्थ भी बनता है, तात्पर्य भी बनता है। कहने का भाव यहाँ पर यह है कि समाज के सदस्यों का यह क्रमबद्ध विभाजन है जिसके अंतर्गत सभी सदस्य उच्चता और निम्नता का भावनात्मक एकता के द्वारा परस्पर जुड़े होते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं सामाजिक स्तरीकरण। तो ध्यान रखना, क्रमबद्ध तरीके से विभाजन होगा और भावनात्मक एकता के साथ ये परस्पर क्या होते हैं? जुड़े होते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको थोड़ा सा समझना होगा। तो आपको क्लियर हो गया होगा कि सामाजिक स्तरीकरण कहते क्या हैं। तो जब कभी भी एग्जाम में आप लोगों से प्रश्न में मिले तो ऑप्शन जरूर देखना कि वहाँ पे विभाजन की बात करेगा, उच्च और निम्न। तो यहाँ से आपका एक प्रश्न जो होगा क्लियर हो गया। आगे अगर हम बात करते हैं तो स्तरीकरण का विचार व्यक्त करते हुए अमेरिकन सुप्रसिद्ध समाजशास्त्री टॉलकाट जो है पार्सन्स का नाम आता है, और इस विद्वान ने सामाजिक स्तरीकरण में कुछ अपनी बातों में अपनी परिभाषा के माध्यम से समझाया है। कहा है कि किसी भी समाज व्यवस्था में व्यक्तियों का ऊंचे और नीचे क्रम में, अब देखिए हम ट्रेडिशनल शब्द का प्रयोग कर रहे थे उच्च और निम्न में, है ना। अब उच्च निम्न की बजाय इसने बोल दिया कि ऊंचे और नीचे क्रम में जब हम विभाजित करते हैं तो वो सामाजिक स्तरीकरण हो जाता है। कहने का तात्पर्य वही है पार्सन्स का भी, कि व्यक्तियों का विभाजन जो बता रहा है कि ऊंचे और नीचे क्रम में जब डिवाइड कर रहे हैं वही सामाजिक स्तरीकरण होता है। अभी आप देखेंगे और भी विद्वानों के बारे में और विद्वानों की परिभाषा के बारे में, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा टॉलकाट पार्सन्स के बारे में अभी एक क्वेश्चंस मैं करवाऊंगा आप लोगों को, उसको भी आप लोगों को ध्यान से देखना भी होगा। ठीक है, अब यहाँ पे बात आ रही है रूसो के बारे में। रूसो महोदय कहते हैं कि ये सर्वप्रथम सामाजिक एवं प्राकृतिक असमानताओं में अंतर करने का प्रयास किया, जिसके अनुसार जैविक और प्राकृतिक असमानताएं प्रकृति के द्वारा निर्धारित हुई, जैसे उम्र, स्वास्थ्य, शारीरिक बल, गुण आदि जैसे, जबकि सामाजिक असमानता सचेत और असचेत प्रयास समाज को निर्मित करता है। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि इन्होंने कहा कि सामाजिक और प्राकृतिक असमानता में अंतर पाया जाता है, और जो सामाजिक क्रियाविधि थी, जो जैविक क्रियाविधि थी, जो प्राकृतिक असमानताएं थी, उसको निर्धारित करने के लिए उम्र है, स्वास्थ्य है, शारीरिक बल है, गुण है, इत्यादि चीज़ें भी आ सकती है। वो निर्धारित आपको क्या चीज़ें करेगी? वो निर्धारित करेगी प्राकृतिक असमानता, और प्राकृतिक असमानता जैविकी के अंतर्गत रखेंगे आप लोग। तो क्योंकि हम जैविकी बोले या प्राकृतिक असमानता बोले तो सिमिलर बात है इसका। और फिर कहता है यहाँ पर कि जब ये देखो, ये तो था असमानताएं प्रकृति के बारे में, अब बात कर रहा है कि सामाजिक असमानता फिर क्या होगी। यहाँ पे प्राकृतिक नहीं थी,
अब मैं बात करूंगा सामाजिक में, तो सामाजिक असमानता जो होगी वो सचेष्ट और अचेष्ट प्रयास के द्वारा समाज को निर्मित किया जाता है। ठीक है, तो ये रूसो महोदय का है, लेकिन इतना इंपॉर्टेंट रूसो महोदय नहीं है, लेकिन रेमंड मोरे का जो नाम आता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना था मुझे कि प्राकृतिक असमानता जो है उसमें स्वास्थ्य, उम्र, शारीरिक बल आता है, और जो सामाजिक असमानता है उसमें सचेष्टा और अचेष्टा आता है। बस इसका प्रयास किया जाता है, समाज तब जाके वहाँ पे निर्मित होता है। ये क्रियाविधि रूसो के द्वारा कही गई थी। बस इतनी बात आपको यहाँ पे रूसो के द्वारा ध्यान रखना होगा। बस आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण में, तो ध्यान रखिएगा, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये भी, कि सामाजिक स्तरीकरण में जो क्षैतिज विभाजन होता है, ये देखो सामाजिक स्तरीकरण में क्षैतिज विभाजन होता है, जबकि सामाजिक विभेदीकरण में क्या होता है, ऊर्ध्वाधर विभाजन होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन, मतलब एक प्रकार से डिवीजन बोलते हैं। ठीक है, वर्टिकल डिवीजन के बारे में अगर आपसे ये प्रश्न बनता है कि सामाजिक स्तरीकरण का उच्च और निम्न विभाजन की इकाई क्रमानुसार विभाजन होता है, तो ये परिभाषा किसकी होगी? तो जब कभी उच्चतम और निम्नम की बात करेगा तो आप सोच लेना कि ये सामाजिक स्तरीकरण होगा, सामाजिक विभेदीकरण नहीं होगा। विभेदीकरण अभी मैं बताऊंगा आपको, इसके अंतर लास्ट में रखा है मैंने, अभी वहाँ पे क्लियर करूंगा। तो सामाजिक स्तरीकरण में जो होगा वो आपका उच्च और निम्न होगा, और जाहिर सी बात है तब वो वर्टिकल होगा ही नहीं, फिर वो होगा हॉरिजॉन्टल। और जब हॉरिजॉन्टल होगा तो आप बोल देना कि रेमंड मुर्रे ने बोला था। कहीं कहीं वर्टिकल मिलता है, सॉरी हॉरिजॉन्टल मिलता है, कहीं कहीं हॉरिजॉन्टल मिलता ही नहीं है, सीधा सीधा लिख देता है विभाजन। बताइए क्रमानुसार विभाजन किसका है, और कहीं कहीं आपको क्षैतिज विभाजन बोल देता है। तो दोनों परिभाषा जो है बेसिकली रिलेट करती है रेमंड मुर्रे का नाम से। ठीक है, ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत हो रही है या कोई वो आ रहा है? बताइए, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? समझ में आ रहा है सभी लोगों को? एक बार कंफर्म कर दीजिए मुझे। जी सर। चलिए, बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी बात है, आना भी चाहिए आप सभी लोगों को। आगे हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण। वह एक प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति के समूहों की उसकी प्रतिष्ठा, संपत्ति और शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में विभिन्न श्रेणियों में उच्च और निम्न रूप में स्तरीकरण जो है किया जा रहा है। तो ये तो सिंपल है, वही बात है, इसमें कुछ अंतर नहीं है उसमें। जहां आपको ये बताने की कोशिश की जा रही है कि स्तरीकरण जो है साधारणतः शब्दों में अंतःक्रिया, और अगर हम बात करें विभेदीकरण की प्रक्रिया, जिसमें व्यक्तियों को दूसरे व्यक्तियों की तुलना में उचित स्थान प्राप्त हो रहा है, ऐसी क्रियाविधि जो हो रही है सापेक्ष पदानुक्रम में हो रहा है और डिवाइड हो रहा है निम्न और उच्च स्तर पर, तो इसको हम बोल सकते हैं सामाजिक स्तरीकरण। ठीक है, तो इतनी बड़ी परिभाषा याद करने की ज़रूरत भी नहीं है आप लोगों को, केवल आप इतना समझ लीजिए यहाँ पर कि जिनमें व्यक्तियों के समूहों की प्रतिष्ठा, संपत्ति, शक्ति की मात्रा के सापेक्ष पदानुक्रम में जो है विभाजन हो, श्रेणियों में विभाजन हो, या उच्च या निम्न रूपों में विभाजन हो, वो कहलाता है सामाजिक स्तरीकरण। बस इतनी बात आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना होगा। क्लियर हो गया? एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए आप सभी लोग। चलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं, सामाजिक स्तरीकरण के और नेक्स्ट पॉइंट पर लेता हूं। तो ऐसी कंडीशन पर, और अगर हम आगे देखें तो यहां पर कुछ विद्वानों ने परिभाषा दिया है, जैसे कि अगर हम बात करें तो सदरलैंड और जो है वुडवर्थ की परिभाषा है ये। ठीक है, अब इन्होंने जो परिभाषा अपनी बताई है, इन्होंने कहा है कि साधारणतः स्तरीकरण शब्दों में अगर हम बात करें तो अंतःक्रिया और विभेदीकरण की प्रक्रिया है जिसमें कुछ व्यक्तियों के द्वारा व्यक्तियों की तुलना में उचित स्थान प्राप्त होता है, उसे हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से परिभाषित किया, सबके अलग अलग स्टेटमेंट थे सामाजिक स्तरीकरण के लेकर। ठीक है, तो ध्यान रखना, सामाजिक स्तरीकरण में अगर आपसे प्रश्न आता है तो आप लोगों से जरूर अंतःक्रिया और विभेदीकरण की प्रक्रिया पूछेगा, तो ऐसी कंडीशन में सदरलैंड का नाम लगा के चले आना आप सभी लोग, तो ये आपका करेक्ट हो जाएगा, है ना, सामाजिक स्तरीकरण में। ठीक है, बताइए जरा एक बार, क्लियर हुआ? आप सभी लोग बोल भी सकते हैं। यस सर। चलो, यस सर। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, तो यहाँ पे रेमंड मुर्रे का नाम आ रहा है। स्तरीकरण की जो है समाज को उच्च और निम्न सामाजिक इकाई में उसको क्रमागत तरीके से, देखो कहीं क्रमागत लिखा होता है तो कहीं कहीं आपको मिलेगा क्षैतिज विभाजन। ठीक है, कहीं कहीं आपको
क्षैतिज विभाजन भी मिल जाता है, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा, है ना। और क्षैतिज का मतलब होता है हॉरिजॉन्टल, ठीक है, ये आपको थोड़ा सा समझना होगा। अच्छा, और भी विद्वानों की परिभाषा है, एक नाम और आता है इम्पोर्टेंट, उसका नाम आपने नाम सुना होगा, आंद्रे बेते का नाम। एक नाम और आता है, ये भी ऑप्शन में आता है, आंद्रे बेते का नाम। आप अपने कॉपी पर भी इसे मेंशन कर सकते हैं। इन्होंने जो बताया था, बेते महोदय ने कहा था कि प्रकृति में कोई असामान्यता नहीं होती है। इन्होंने कहा कि प्रकृति में कोई असामान्यता होती नहीं है, प्रकृति में केवल भिन्नता पाई जाती है, यही कारण है कि सामाजिक स्तरीकरण होता है। तो इसकी परिभाषा मुझे थोड़ी अच्छी लगी थी, और ये इसी वजह से इसका नाम भी एग्जाम में पूछा भी जाता, सभी को अच्छा लगती होगी इसकी परिभाषा, कि इसने साफ शब्दों में कह दिया कि प्रकृति में कोई असमानता तो है ही नहीं, और फिर प्रकृति में केवल भिन्नता पाई जाती है, तो उसे हम कहते हैं सामाजिक स्तरीकरण। तो इसकी ये परिभाषा था, ठीक है। इसकी परिभाषा को भी आप लोग थोड़ा सा नोट कर लीजिएगा, जो कि इंपॉर्टेंट है ये, है ना। चलिए आगे हम बात करते हैं। यहाँ पे सामाजिक स्तरीकरण की कुछ विशेषताएं मैंने अलग से भी लिया है। तो यहाँ पे जो मुख्यतः रूप से पूछे जाते हैं एग्जाम में, ऑप्शन में जो आते हैं, उनके बारे में चर्चा कर लेते हैं हम लोग। पहला पॉइंट आपको दिया हुआ है कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति जो है सामाजिक है। तो क्या मुझे कोई बताना चाहेगा कि यहाँ पे जो मैं इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा कर रहा हूँ, इसका मीनिंग क्या बनेगा? कोई भी व्यक्ति बताना चाहेगा मुझे कि क्या होता है? अगर मैं आपसे बात करूं, सामाजिक स्तरीकरण कुछ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि संपूर्ण समाज में व्याप्त है, क्योंकि संपूर्ण समाज में जब व्याप्त होगा तभी तो आप उच्च और निम्न वर्ग में डिवाइड करोगे। और सामाजिक स्तरीकरण को समझने के लिए समाज की व्यक्तियों के प्राप्त विभिन्न पदों का परिस्थितियों के आधार पर समझा जा सकता है। और सामाजिक संस्थाएं, ध्यान रखिएगा, एक और प्रश्न तैयार हो रहा है आप लोगों का, धर्म, शिक्षा, परिवार, विवाह, राजनीति, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल दिए गए हैं सामाजिक संस्था के, जो समाज में स्तरीकरण को उत्पन्न करते हैं। तो ये कहीं ना कहीं सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति जो है समाज की है, और समाज की परिभाषा आप शिक्षा को रिलेट भी कर सकते हो, धर्म को भी रिलेट कर सकते हो, परिवार को भी रिलेट कर सकते हो, और विवाह को भी रिलेट कर सकते हो, और राजनीति को भी रिलेट कर सकते हो। कहीं ना कहीं ये आपका सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति है, नेचर है जो सामाजिक है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। पॉइंट नंबर 2 की बात करते हैं। तो सामाजिक स्तरीकरण जो है प्राचीनतम पद्धति होती है। अब प्राचीनतम पद्धति का मतलब क्या होता है? इसका अगर तात्पर्य देखा जाए, इसका भाव अगर पढ़ा जाए या ध्यान में रखा जाए, तो बेसिकली मार्क्स का एक मान्यता थी, अब आप सबको पता होगा अच्छे तरीके से। इसने कहा कि प्रत्येक युग में समाज को 2 वर्गों में डिवाइड कर दिया। पहले वर्ग को डिवाइड किया श्रमिक के रूप, दूसरे वर्ग को डिवाइड किया पूंजीपति के रूप में। और इस प्रकार जो है वर्ग जो है स्तरीकरण का प्रत्येक समाज में सदैव जो है विद्यमान रहता है। अब प्राचीनतम पद्धति अगर लिया भी गया है, प्राचीन समय से लिया भी गया है, तो आप केवल कार्ल मार्क्स के बारे में सोचिए, बाकी आपके किसी के बारे में सोचना ही नहीं है कार्ल मार्क्स के सिवाय, ठीक है। कार्ल मार्क्स के बारे में ही आप लोगों को सोचना होगा, और किसी के बारे में सोचना ही नहीं होगा। कार्ल मार्क्स के बारे में जानते हैं सामाजिक स्तरीकरण में क्या बातें कही गई थी? कोई मुझे बताना चाहेगा सामाजिक स्तरीकरण के निर्माण के समय में समाज को लेकर क्या बात किया था इसने? किसी को पता है? इसका सिद्धांत आया संघर्षवादी सिद्धांत। याद करिए, नोट करिए, समझिए इसको। मार्क्स ने सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत दिया था, और उस समय इसने कहा था कि संघर्षवादी सिद्धांत हम प्रस्तुत करेंगे। तो संघर्षवादी जो सिद्धांत निकल के आप लोग पढ़ते हो आज ना, वो सामाजिक स्तरीकरण से आया हुआ है, कहीं अलग से उसकी थ्योरी नहीं आई है, ये सामाजिक स्तरीकरण से ही दिया है वो सामाजिक, ठीक है, संघर्षवादी का सिद्धांत। तो इसने क्या कहा कि भाई आर्थिक मतलब संपत्ति या धन। फिर उसने कहा कि जो स्वामित्व का कारण बनेगा, मानव इतिहास में हमेशा 2 वर्ग उपस्थित हमेशा रहेंगे, एक तो शोषक रहेगा, दूसरा शोषित रहेगा। इसने ये बात कही, और वही रिलेट कर सकते हो, एक श्रमिक के रूप में, एक दूसरा पूंजीपति के रूप में। तो कभी कभी एग्जाम में श्रमिक पूंजीपति ना देकर शोषित और शोषक पूछ लेता है, शोषक और शोषित पूछ लेता है। तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है इसी के हैं, कार्ल मार्क्स के ही है, ठीक है, कार्ल मार्क्स के ही है। कार्ल मार्क्स ने बेसिकली उत्पादन प्रणाली पे ज़्यादा फोकस किया था, ठीक है, याद रखिएगा। इसका भी एक बेसिकली क्या है कि समाज निर्माण के दौरान इसका जो स्टेटमेंट है उत्पादन प्रणाली, ये इसी का है। जैसे आप लिखते हैं ना होली, उसका क्या नाम याद करते हैं, द्वंद्वात्मक सिद्धांत याद करते हैं, पॉवर्टी आप उसको याद करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद आप कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद करते हैं, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो याद करते हैं, संघर्ष याद करते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें याद करते हैं कार्ल मार्क्स का। ठीक उसी प्रकार से आप ये भी याद कर लीजिए, उत्पादन प्रणाली भी इसी की है, ठीक है भाई। कोई दीन धर्म नहीं है एग्जाम को, जो एग्जाम वालों को कुछ भी दे सकते हैं वो लोग,
तो इसलिए आप लोग इसको भी ध्यान रखिएगा, उत्पादन प्रणाली भी इसी का है, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको क्लियर होनी चाहिए। सेकंड थिंग अगर मैं बात करूं यहाँ पर, थर्ड कह रहा है कि सामाजिक स्तरीकरण जो है प्रत्येक समाज में पाया जाता है। अब प्रत्येक समाज में पाया जाता है, इसका मीनिंग जानते हैं क्या बनेगा? कोई बताना चाहेगा मुझे? देखो, सामाजिक स्तरीकरण जाहिर सी बात है, चाहे धर्म अभी पढ़ रहे थे, पीछे विवाह पढ़ रहे थे, राजनीति पढ़ रहे थे, परिवार पढ़ रहे थे, तो प्रत्येक समाज में पाया जा रहा है ये। तो आदिकाल से लेकर आज तक कोई भी ऐसा समाज नहीं है जिसमें स्तरीकरण ना पाया गया हो। इसके आधार पर यौन स्वरूप में अंतर आता है या अंतर हो सकता है, लेकिन सामाजिक स्तरीकरण सभी जगहों पर विद्यमान रहेगा, ये बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण जो है प्रत्येक समाज में होता है। तो मैंने अभी तक 3 बातें बताई हैं आप लोगों को याद करने के लिए। एक बात बताई है आप लोगों को कि सामाजिक स्तरीकरण की प्रकृति जो है सामाजिक ही होती है। दूसरी बात मैंने ये बताया था आप लोगों को, सामाजिक स्तरीकरण प्राचीन पद्धति से लिया गया है, और आपको तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कार्ल मार्क्स, जिसने श्रमिक और पूंजीपति के बारे में बात किया, शोषक और शोषित के बारे में बात किया। फिर उसके बाद उसने एक बात किया, अभी थर्ड पे मैंने बात कर रहा हूँ, सामाजिक स्तरीकरण जो है प्रत्येक समाज में पाया जाता है। ये 3 बातें वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आगे अगर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, सामाजिक स्तरीकरण का अगर हम चौथे पॉइंट की बात करते हैं, तो ये सामाजिक स्तरीकरण जो होता है वो विभिन्न स्वरूप होता है। अब विभिन्न स्वरूप का मतलब क्या होता है? कोई मुझे बताना चाहेगा कि क्या होता है विभिन्न स्वरूप? आप बोले, कोई भी बोल नहीं रहा है। बहुत सारे रूप होते हैं। हाँ, बहुत सारे रूप होते हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत सारे स्वरूप पाए जाते हैं विश्व में, सभी समाजों में, सभी कार्यों में। सामाजिक स्तरीकरण का जो रूप होता है वो समान तरीके से अगर देखा जाए तो बेसिकली नहीं पाया जाता, तो कई कई टाइप पाए जाते हैं। इस वजह से स्तरीकरण में हम विभिन्न प्रकार के स्वरूप देख सकते हैं। जैसे देखो, विश्व में जो है सभी समाजों और सभी कार्यों में सामाजिक स्तरीकरण का समान जो है स्वरूप नहीं रहा है। क्यों नहीं रहा है? लेकिन भाई उसकी जगह पे देश और काल के अनुसार उसके अनेक स्वरूप देखे जाते हैं। तो अति प्राचीन काल में सामाजिक स्तरीकरण का सरल आधार आयुर्वेद, शारीरिक शक्ति था। भारत में जाति प्रथा के आधार पर स्तरीकरण पाया जाता है। यूरोप में वर्ग व्यवस्था एवं अर्जित गुणों के अधिक महत्व देता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि वर्ग व्यवस्था से सामाजिकरण का जो है स्तरीकरण पाया जाता है। कहाँ पर? यूरोप में पाया जाता है। हालांकि यूरोप ध्यान नहीं रखना है आपको, इंडिया को ध्यान रखना है कि जाति प्रथा के आधार पर पाया जाता है। मध्य युग में अगर हम बात करें तो दास एवं स्वामी की बात हुई है, दास एवं स्वामी की बात हुई, उसमें भी स्तरीकरण 2 प्रमुख स्वरूप पा गया। और अगर हम बात करें कार्ल मार्क्स का ही, तो कार्ल मार्क्स ने अभी आपने देखा भी है कि एक तो उसने बताया था श्रमिक के रूप में और एक बताया था पूंजीपति के रूप में, कि प्रत्येक युग में समाज में जो है 2 वर्ग पाए जाते हैं, और इसी वजह से स्तरीकरण जो है प्रत्येक समाज में सदैव विद्यमान रहता है। यह भी आपने कार्ल मार्क्स में देखा था, तो ये आप समझ सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी होगी। आगे हम बात करते हैं पॉइंट नंबर 5 की। पॉइंट नंबर 5 क्या कहता है? सामाजिक स्तरीकरण जो है परिमाणिक होता है। परिमाणिक होता है, ट्यूमन कहते हैं। ये ट्यूमन की एक प्रकार से आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट है। ट्यूमन ने कहा कि सामाजिक स्तरीकरण जो होता है परिमाणित होता है। अब प्रमाणित क्या है? सामाजिक स्तरीकरण प्रमाणित होता क्या है? तो समाज में अगर हम देखते हैं, आज के समानता उत्पन्न करता है, और यह असमानता को भी हम जीवन जीने के अवसर और जीवन शैली में देख सकते हैं। प्रत्येक व्यक्ति के जीवन जीने के अवसर और शैली स्तरीकरण के स्वरूप के आधार पर अलग अलग होता है। किसी व्यक्ति में कितनी शक्ति, संपत्ति, मानसिक संतोष प्राप्त होता है या होगा, तो यह समाज में प्रत्येक स्तर पर निर्भर होता है। तो ये तो सिंपल था। जाहिर सी बात है कि इस असमानता से जो हम जीवन जीने की जो है अवसर दे रहे हैं या जीवन शैली में जो देख रहे हैं, वह प्रत्येक व्यक्ति में जीवन जीने का अवसर और शैली स्तरीकरण के जो है बेसिकली स्वरूप का आधार जो है अलग अलग बताया जा रहा है। और ये बात ट्यूमन ने कहा है प्रमाणित करके, ठीक है। तो हम ये बोल सकते हैं सामाजिक स्तरीकरण जो है प्रमाणिक होता है। ये आपका कौन बोल रहा है? ट्यूमन ने बोला है। ये बात आप लोग को ध्यान रखना होगा, ट्यूमन का नाम भी। तो ट्यूमन याद हो गया होगा आप लोगों को, और दूसरी बात कार्ल मार्क्स याद हो गया होगा। फिर एक बात आपको रेमंड मुर्रे याद हो गया होगा कि उच्च और निम्न सामाजिक इकाइयों में जो है क्षैतिज विभाजन करता है या क्रमागत विभाजन करता है, ये भी याद हो गया होगा आप लोगों को, है ना। तो इतनी परिभाषा भी आप लोगों को साथ साथ ध्यान भी रखनी पड़ेगी आप सबको। आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण के प्रकार के बारे में, तो इसके कई टाइप बनते हैं, कई प्रकार होते हैं। कोई मुझे बताना चाहेगा कि सामाजिक स्तरीकरण के कौन कौन से प्रकार होते हैं, कौन कौन से टाइप होते हैं? कोई भी व्यक्ति बताइए। मैं बताऊं? सर, दास प्रथा, जाति प्रथा, ये वर्ग
तो यहाँ आप देख रहे हैं जो दास प्रथा के बारे में, ठीक है भाई, दास प्रथा के बारे में देख रहे हैं आप लोग। तो दास प्रथा बेसिकली क्या है, ये इसका टाइप बना दिया गया कि एक दास प्रथा थी। तो दास प्रथा अगर हम बात करें तो असमानता के चरम रूप पर प्रतिनिधित्व या करती है, जिसमें व्यक्तियों के कुछ समूह पूर्ण रूप से अधिकारों से वंचित रखते हैं। अनेक स्थानों पर दास प्रथा का प्रचलन रहा है, किंतु प्राचीन समय में यूनान और रोम ने 18वीं और 19वीं सदी में दक्षिण अमेरिका में इसका प्रमुख रूप से प्रचलन रहा, और एक व्यक्ति जिसे कानून और तथा दूसरे संपत्ति मानते थे। तो एक व्यक्ति जिसे कानून और जो दूसरा मानता था उसको संपत्ति मानते थे। बेसिकली ये जो क्रिया दास प्रथा की आप देख रहे हैं 18वीं शताब्दी और 19वीं शताब्दी की बात, 18वीं यूनान में की गई थी और 19वीं शताब्दी रोम में की गई थी। प्राचीन समय से ये सभी की सभी चीज़ें हैं, दास प्रथा जो चली आ रही थी, अब धीरे धीरे समाप्त हो गया, अब वहाँ पर भी नहीं है, ठीक है। तो प्रत्येक में अगर आप बात करें हम दास को लेकर, तो जब दास होगा, प्रत्येक समाज में दास होता है और एक स्वामी होता है जिसके अधीन उसे रहना पड़ता है। अधीनता विशेष प्रकार की होती है और स्वामी को दास पर शक्ति प्रयोग करके स्वतंत्रता होती है। दास स्वामी की संपत्ति होती है, ठीक है। तो दास स्वामी की संपत्ति होती है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और दास को कोई राजनीति अधिकार नहीं होता है। राजनीति अधिकार जाहिर सी बात है स्वामी की होगा। स्वामी का मतलब क्या समझ रहे हैं आप लोग, राजा वगैरह, ठीक है। तो सामाजिक रूप से वह वंचित होता है। तो ये एक प्रकार से ये भी बेसिकली क्या होता है, दास प्रथा भी एक टाइप बन जाता है सामाजिक स्तरीकरण का, क्योंकि डिवाइड हो गया ना दो भागों में। तो ठीक उसी प्रकार से अगर हम बात करें जहांगीरों के बारे में, नेक्स्ट पॉइंट आता है जहांगीर या जागीर आप बोल सकते हैं इसे। तो जागीर प्रथा भी प्रचलन है, मध्य युग से यूरोप में आ रहा है। इसकी प्रथा जो है एक कानून की मान्यता प्राप्त होती है। तो जागीर प्रथा में 3 वर्ग है मुख्य रूप से, पादरी बोला जाता है, सरदार बोला जाता है, जनसाधारण बोला जाता है। तो प्रत्येक वर्ग में जो जीवन शैली है, जहाँ पे संस्कृति अलग थी, जहाँ सामाजिक स्तरीकरण का सर्वोच्च स्थान पादरियों का मिला था, क्योंकि उसे उस समय जो है राज्य की चर्च के अधीन था। तो नियम के अनुसार पादरी सर्वोच्च थे, किंतु उन्हें कोई पद प्राप्त नहीं था, इसलिए वो व्यावसायिक रूप से राजवंश के सरदारों के नीचे माने जाते थे, जब उनका कोई पद ही नहीं था। तो वहाँ पर जहांगीर में भी बेसिकली रोम में ये चीज़ें देखने को मिली थी, 3 टाइप की, ठीक है, 3 प्रकार के वर्ग देखने को मिले थे, पादरी, सरदार और जनसाधारण के लोग जो थे। तो ये भी आपको ध्यान रखना होगा। दास अगर हम प्रथा में बात करेंगे तो एक दास होगा, एक स्वामी होगा। जहांगीर में अगर हम बात करेंगे तो एक जहांगीर होगा, पादरी होगा, एक सरदार होगा, एक जनसाधारण होगा, ठीक है। तो इसमें 3 लोग हो जाएंगे। तो प्रश्न ऐसे भी बन जाते हैं कभी कभी कि बताइए कितने टाइप में डिवाइड किया गया, कौन कौन जो है मुख्य रहे हैं, ठीक है, जागीर में कौन से मुख्य रहे हैं आपका दास प्रथा में, ये भी प्रश्न बन जाते हैं कभी कभी, है ना। तो इसे भी आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बंद स्तरीकरण के बारे में, तो ये बंद स्तरीकरण क्या होता है, ये जाति प्रथा। जब तक जातिगत सनास्तरण की चर्चा करते हैं तो हमारा ध्यान भारतीय जाति व्यवस्था की ओर चला जाता है। ये बात तो सही है, और इसका कारण यह नहीं है कि केवल भारत में ही जाति प्रथा पाई जाती है, बल्कि संपूर्ण पूरे विश्व में पाई जाती है, और इसकी पूर्ण रूप से ये विद्यमान भी है हर जगह। वर्ण का मतलब होता है, बल्कि यही जो है इसका कारण यही है कि भारत में जाति प्रथा का जो है पराकृष्ट है। पराकृष्ट का मतलब विद्यमान है, आप कह सकते हैं। भारतीय जाति की व्यवस्था जो होती है वो उसके विद्वानों ने अध्ययन किया है कि जाति एक ऐसा सामाजिक समूह है जिसका सदस्यता जन्मजात होती है, और प्रत्येक जाति का एक नाम होता है, एक व्यवसाय होता है। किस जाति के लोग का एक वंशगत पेशा भी होता है किसी किसी जाति का। तो कहने का तात्पर्य ये हुआ कि हर एक बंद स्तरीकरण में बेसिकली भारतीय ये जो है भारत की जाति व्यवस्था में देखने को हमें मिलता है। और कुछ विद्वानों ने इस बात को बताया भी है कि जब व्यक्ति यानी प्रत्येक जाति में, ठीक है, प्रत्येक जाति में उसका जो है एक व्यवसाय या एक पेशा पाया जाता है, ठीक है। और फिर कह रहा है कि सामाजिक समूह में जिसका सदस्यता जन्मजात होती है, ये भी एक प्रकार की जाति पाई जाती है। ये एक प्रकार के बंद है, बंद स्तरीकरण। अभी शायद हाल ही में आप लोगों का एक क्वेश्चन मैंने करवाया था, ये प्रश्न आया भी था, तो मैंने वहाँ पे टिक भी लगाया था जाति को लेकर ही। तो बंद स्तरीकरण बेसिकली जो मिलता है वो जाति प्रथा के ही तहत देखने को मिलता है। इसमें 2-3 बातें थी। एक बातें थी व्यवसाय बेसिकली प्रत्येक जाति में पाया जाता है, ये चीज़ें ध्यान रखना आप सभी लोग। और इसकी जो सदस्यता पाई जाती है जन्मजात पाई जाती है, ये दूसरी बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा, ठीक है। और ये डिसाइड हो जाता है कि भाई आप किस जाति के हैं, किस कास्ट से, पेशा वगैरह से भी, उसके नाम से भी ये डिसाइड हो जाता है, ये डिसाइड हो जाता है। तो ये भारत में ज़्यादा है। इसी को बोलते हैं बंद स्तरीकरण। इसको हम क्या बोलते हैं, बंद स्तरीकरण बोलते हैं। इसे आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक होता है खुला स्तरीकरण के बारे में,
खुला स्तरीकरण क्या होता है? तो जो अब देखो वहां पे बंद स्तरीकरण देख रहे थे तो जाति प्रथा पे था, और आपने देखा कि जातिगत जो था वो बेसिकली सनास्तरकरण पे था, लेवल पर था, जहाँ जो भारतीय जाति में व्यवस्था की ओर हमेशा उन्मुख करता था, और भारत में जाति व्यवस्था जो पाई जाती है ये भी आपको पता चल गया। आगे अगर हम बात करते हैं खुला स्तरीकरण में, तो सामाजिक वर्ग में था, और इसमें कहा गया कि वर्ग सामाजिक स्तरीकरण एक प्रमुख स्वरूप है जिसका लगभग सभी समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है, सभी समाज में वर्ग व्यवस्था पाई जाती है। अच्छा भाई, आप देख रहे हैं जाति प्रथा में क्या पाया जा रहा था? जन्मजात देखने को पा रहे थे आप व्यवसाय पा रहे थे, पेशा देख रहे थे आप, पेशागत वंशगत पेशा के बारे में भी देख रहे थे आप वहां पर। ठीक है भाई, एक जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करता है, यह आप भारत में ही देखते हैं। इसका अब अलग की बात है कि जो है बेसिकली बहिर्विवाह के अंतर्गत ये सारी चीज़ें अब धीरे धीरे हो रही है, लेकिन पहले क्या था? पहले तो यही था ना, अंतर्विवाह ही था, और अभी भी है, ऐसी बात नहीं कि अब समाप्त हो गया, अभी भी है अंतर्विवाह। ठीक उसी प्रकार से अगर खुला स्तरीकरण के बारे में बात मैं कर रहा हूं आप लोगों से, तो यहाँ पे समाजों में वर्ग व्यवस्था पाई जा रही है, और फिर कह रहा है कि सामाजिक परिस्थिति का मतलब होता है स्टेटस वाले व्यक्तियों के समूह को एक वर्ग कहा जाता है। जो सामाजिक परिस्थिति वाले व्यक्ति होंगे उनका एक समूह बनेगा, उसको हम एक वर्ग बोल देंगे। अब सवाल आता है कि वर्ग किसे कहते हैं? तो वर्ग किसी के आधार पर समाज के समूहों का निर्माण वर्ग कहलाता है, और वर्गों के आधार पर आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक भी होता है। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी आधार पर समाज के समूहों का जब निर्माण होता है, किसी भी आधार पर समाज का निर्माण या समूह का निर्माण होता है तो उसे हम वर्ग बोलते हैं, और वर्गों के आधार पर आर्थिक ही नहीं बल्कि सामाजिक सांस्कृतिक भी पाया जाता है। तो आर्थिक सामाजिक सांस्कृतिक तीनों पाए जाते हैं, ये होता है। अकबर ने वर्ग की परिभाषा लिखते हुए बोला भी है कि एक सामाजिक वर्ग ऐसे व्यक्तियों का योग है जिसमें एक समाज में अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति देखने को हमें मिल जाती है। तो ये बेसिकली आपका खुला स्तरीकरण हो जाता है। तो यहाँ पर मैंने आप लोगों से कुछ इसके टाइप के बारे में चर्चा किया है सामाजिक स्तरीकरण में। एक बताया आपको जात प्रथा, सॉरी दास प्रथा, और दास प्रथा जो था वो देखा आपने यूनान और रोम। यूनान में देखा 18वीं शताब्दी में, यूनान में देखा 19वीं शताब्दी में, और इसमें देखा कि दास और एक स्वामी होता है। फिर आपने जागीर के बारे में देखा जिसमें 3 टाइप के जागीर प्रथा पाई गई, मुख्यतः रूप से पादरी, सरदार और जनसाधारण लोग, ये 3 लोग देखने को मिले। फिर आप देखा कि बंद स्तरीकरण जहां पर आपको मिला जाति प्रथा को लेकर, तो इसमें बेसिकली अगर हम बात करते हैं तो भारतीय जाति व्यवस्था की ओर उन्मुख था, बेसिकली इसकी एक अहम भूमिका थी। तो ये भारत में जो जाति प्रथा थी वो एक प्राकृष्ट थी, विद्यमान थी। तो ऐसी क्रियाविधि पर आपने देखा कि प्रत्येक जाति एक नाम होता है और एक व्यवसाय होता है। किस जाति के लोगों का एक वंशगत, किसी जातियों लोगों का क्या होता है, एक वंशगत पर आधारित होता है। ठीक है, और बेसिकली वो जो एक जाति अपने सदस्य अपनी जाति से ही विवाह वो करते हैं, ये भी आपने देखा ये टाइप में आप सभी लोगों ने। फिर अभी आपने लास्ट में देखा है बंद। ठीक है, सो बंद के बाद आपने खुला देखा है। अब हम बात करेंगे सामाजिक स्तरीकरण के लेकर सिद्धांतों को। क्या आप लोगों को पीडीएफ दिखाई दे रहा है? एक बार जरा कंफर्म कर दीजिए आप लोग मुझे, क्या आप लोगों को पीडीएफ दिखाई दे रहा है? क्लियर है ना, कोई दिक्कत नहीं है ना? थोड़ा सा जूम कर लेना, हाँ जूम कर लेना, चलो बहुत बढ़िया। अब हम बात कर लेते हैं, और ये भी जो सिद्धांतों के बारे में बात करने चल रहा हूँ, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से, इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। सामाजिक स्तरीकरण के अगर बारे में हम बात करें सिद्धांतों के बारे में, तो कुछ विद्वान थे, कुछ विचारधारक थे, उन्होंने अलग अलग तरीके से बात किया। तो दो विचारधारा वाले जो विद्वान थे उन्होंने प्रयास किया है, स्पष्टीकरण किया है सामाजिक स्तरीकरण में। पहले विचारधारा वाले जो थे उन्होंने कहा कि ऐतिहासिक स्तरीकरण का जो सिद्धांत है वो बेसिकली अगर हम प्रेजेंट करेंगे तो वो आपका सामाजिक स्तरीकरण हो जाएगा, लेकिन ऐतिहासिक जरूर होना चाहिए। ऐतिहासिक का मतलब अभी आप देख भी रहे थे कि मैंने आपको पीछे बताया भी है कि प्राचीन को लेकर, तो हमें ये बात साफ शब्दों में समझ में आ जाता है कि कार्ल मार्क्स ने वहाँ पर वो चीज़ें कहा था। तो हमारा नाम अगर हम बात करें यहाँ पर, तो हम ये याद कर सकते हैं कि कार्ल मार्क्स भी एक होगा, एक मैक्स वेबर भी होगा, एक बर्नर भी होगा। तो 3 विद्वानों का नाम आता है जो ऐतिहासिक स्तरीकरण के सिद्धांतों के बारे में जिक्र करते हैं। 3 विद्वानों में से सबसे अहम विद्वान जो है आपका कार्ल मार्क्स का नाम है, इसे आप याद रखेंगे, और मैक्स वेबर का भी नाम याद रखेंगे, इन दोनों का नाम। अभी इनके बारे में थोड़ा सा चर्चा भी करेंगे।
दूसरी विचारधारा वाले जो विद्वान लोग थे, उन्होंने, उनमें से अगर हम बात करें तो एक पार्सन्स थे, एक किंग्सले डेविस थे। ये बात करते थे प्रकार्यवादी सिद्धांतों को लेकर, फंक्शनलिज्म को लेकर बात करते थे। तो प्रकार्यवादी सिद्धांतों को विकसित करते समय इन्होंने जब प्रयत्न कर रहे थे, तो उस दौरान उन्होंने बताया कि सामाजिक स्तरीकरण जो होता है वो प्रकार्यवादी सिद्धांत पर आधारित होता है। जब उसको विकसित होगा तो ऑटोमेटिक सामाजिक स्तरीकरण हो जाएगा। और कुछ विद्वान थे जहाँ पर आपने देखा कि ऐतिहासिक स्तरीकरण के सिद्धांतों को लेकर। अब हम बात करते हैं सबसे पहले मैक्स वेबर का कहना क्या था। मैक्स वेबर कहते क्या थे? मैक्स वेबर का अगर हम बात करें तो मैक्स वेबर का कहना है कि समाज में पाई जाने वाली असामान शक्ति की संगठित अभिव्यक्ति जो है सामाजिक स्तरीकरण होता है। अब मैक्स वेबर का नाम आप देख रहे हैं, कहीं ना कहीं ये इतिहास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। जब इतिहास को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो ये कह रहे हैं कि समाज में पाई जाने वाली असमानता शक्ति वो बहुत पहले से है, जो डिवाइड कर देती है समाज को, जो बंटवारा कर देती है समाज को। वो बेसिकली इनका सिद्धांत के रूप में इन्होंने कहा कि भाई मैं सामाजिक स्तरीकरण का ये सिद्धांत देता हूँ कि समाज यहाँ पर जो है बेसिकली पहले से विद्यमान है और इसकी असामान्य शक्तियाँ जो है बेसिकली ये बता देती है कि ये सामाजिक स्तरीकरण हो जाता है। आगे अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर किया जा रहा है कि समाज के सभी सदस्यों में शक्ति का बंटवारा समान रूप से ना होकर असमान रूप से होता है, अर्थात किसी को कम शक्ति और किसी को अधिक शक्ति प्राप्त होती है। तो समाज में समान शक्ति वाले व्यक्तियों के समूह का वर्ग कहा जाता है। और ये डिवाइड हो गया आपका किस में? स्तरीकरण में, सामाजिक स्तरीकरण में डिवाइड हो गया। तो मैक्स वेबर का स्टेटमेंट यही था कि किसी को कम शक्ति मिली है तो किसी को अधिक शक्ति मिली है। समाज में समान शक्ति वाले व्यक्तियों के समूह को हम वर्ग कह देंगे, जो समान टाइप के होंगे। अभी आप देख भी रहे थे वर्ग की परिभाषा में भी आगबर्ण की एक अहम भूमिका देखने को हमें मिली भी थी, है ना। क्या बोले थे आगबर्ण ने? बोले थे कि सामाजिक वर्ग में ऐसे व्यक्ति का योग होता है जिनकी एक समाज के अनिवार्य रूप से समान सामाजिक स्थिति होती है, वही वर्ग कहलाता है। वर्ग वही कहलाता है, किसी के आधार पर समाज के समूहों का जब निर्माण होता है तो उसे वर्ग कहते हैं। और वही बात यहाँ पे कही जा रही है कि समाज के समान शक्ति वाले व्यक्तियों के समूह को हम वर्ग बोलते हैं। और भिन्न भिन्न वर्गों की शक्तियों का जब विभाजन के रूप में होता है तो उसी के अनुसार समाज में सामाजिक स्तरीकरण जो होता है उच्च और नीच या उच्च या निम्न उत्पन्न हो जाता है। तो उसको हम लोग बोल देते हैं मैक्स वेबर का सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत है ये। अब आप आइडेंटिफाई करेंगे कैसे कि ये मैक्स वेबर का है, यह रेमंड मुर्रे का है? कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? कोई मुझे बताना चाहेगा आइडेंटिफाई करने का तरीका, पहचान करने का? कुछ कॉमन चीज़ें मिली आपको यहाँ पर? अगर ऑप्शन में मान लीजिए परिभाषा दे दे और फिर उसके बाद मैक्स वेबर का भी नाम आ जाए, फिर आइडेंटिफाई कैसे करेंगे आप? बताइए। फिर आप जानते हैं क्या सोचेंगे? फिर मैं, हाँ बताएं। फिर आप वहां पर ये बात सोचेंगे, यहाँ पर आप वो बात सोचेंगे कि इन्होंने एक बात तो साफ शब्दों में मैक्स वेबर महोदय ने कहा है कि समाज में पाई जाने वाली असमान शक्ति होती है। अब यही असमान शक्तियों का बंटवारा दो टाइप में हो जाता है। किसी समाज में आपको शक्ति कम मिली है, किसी समाज में शक्ति अधिक मिली है। अभी क्लियर नहीं हुआ ये अधिक और कम से कि ये सामाजिक स्तरीकरण है, अभी क्लियर नहीं हुआ। किसी को कम मिला है शक्ति, किसी को अधिक शक्ति मिली है, और क्लियर भी नहीं हुआ सामाजिक स्तरीकरण। अब देखो मैं क्लियर कर रहा हूं कि जो समाज में समान शक्ति वाले होंगे वो समूह में वर्ग का डिवीजन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? व्यक्तियों का समूह को हम वर्ग के रूप में डिवीजन कर देंगे। जब समाज में भिन्न भिन्न वर्गों में डिवाइड हो जाएगा, जब भिन्न भिन्न का डिवाइड हो जाएगा या उसका बंटवारा हो जाएगा तो शक्तियों का विभाजन भी हो जाएगा। तो जिस रूप में आप देख रहे हैं वह रूप बन जाता है सामाजिक स्तरीकरण। क्योंकि समान तो था ही नहीं, जब समान है तो शक्ति है, फिर तो वहाँ पे वर्ग है। और वर्ग थोड़ी ना है भारत में, भारत में तो जाति है। वर्ग कहाँ है? कौन बताएगा मुझे? वर्ग कहाँ पर है? फिर वर्ग कहाँ पर है? कोई मुझे बताए जरा, वर्ग कहाँ पर है? हाँ हाँ बताइए सत्येंद्र जी। जी सर, वर्ग तो यूरोप में है सर। यूरोप में, वेरी गुड, शाबाश। वर्ग जो है आपका यूरोप में है, ये बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है।
वहाँ पर डिवाइड किया गया है कि समाज के समूहों का निर्माण जो हो रहा है वहाँ पर वर्ग के रूप में हो रहा है यूरोप में, ठीक है। यही छोटी छोटी बातें आप लोगों को ध्यान रखना होगा। आगे हम बात करते हैं, और भी बातें दिया है मैक्स वेबर ने कि शक्ति के संबंध में मैक्स वेबर कहता है कि शक्ति ही हमारा तात्पर्य उस अवसर से है जिनको एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, सामूहिक क्रिया में भाग लेने, दूसरे व्यक्तियों के द्वारा विरोध करने पर प्राप्त होते हैं या हम इसे प्राप्त कर लेते हैं। इनका मानना यह है कि जिस प्रकार से सामाजिक प्रतिष्ठा किसी समुदाय के विशेष समूह में विभक्त रहती है, उसी प्रकार के अनुरूप अगर हम बात करेंगे या अनुरूप ही, तो सामाजिक स्तरीकरण का निर्धारण हो जाता है। अब इसने अगर हम बात कर रहे हैं मैक्स वेबर में, तो कभी कभी जैसे ऑगस्ट काम्टे का नाम आता है, ऑगस्ट काम्टे का तीन चीज़ों के बारे में बताइए जरा, उसके नियम वगैरह के बारे में, तो ठीक उसी प्रकार से इसके भी 3 चीज़ों के बारे में पूछ लेता है कभी कभी एग्जाम में। 3 प्रकार के इसने जो मैक्स वेबर ने संस्थापक के रूप में शक्तियों को स्पष्ट किया था। एक होता है आर्थिक, दूसरा होता है सामाजिक, तीसरा होता है राजनैतिक। ये 3 बेसिकली उसके प्रकार बन जाते हैं, और ये शक्ति के संबंध में बात करता है। जब शक्ति के संबंध में बात करेगा तब ऐसी कंडीशन हमें देखने को मिलती है मैक्स वेबर का। तो अब क्लियर हो जाएगा आपको कि भाई ऑगस्ट काम्टे क्यों है, मैक्स वेबर क्यों है। अब यहाँ पर क्लियर हो जाएगा मैक्स वेबर का और रेमंड मुर्रे का भी। रेमंड मुर्रे ने बेसिकली वहाँ पर जो जाति को लेकर साफ शब्दों में बता दिया, उच्च और निम्न को लेकर। इसने 2 भागों में पहले तो शक्ति को, जहाँ पे एक बताया कि शक्ति अधिक मिलती है, एक शक्ति एक कम है एक के पास। इसने ये बोला कि भिन्न भिन्न वर्गों में शक्ति का विभाजन हो गया फिर, और उसी के अनुसार सामाजिक स्तरीकरण हो जाएगा। उसी को हम नाम दे देते हैं भाई, एक उच्च है और एक निम्न है, यह कहता है मैक्स वेबर, ठीक है। तो इतनी चीज़ें आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा थोड़ा सा। फिर आगे अगर हम बात करते हैं तो आगे आपके सामने अच्छा, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि आर्थिक क्षेत्र क्या है उसका। आर्थिक क्षेत्र में आप ये ध्यान रखिए कि समान आर्थिक हितों को लेकर समान आर्थिक शक्ति वाले व्यक्तियों में अपने एक वर्ग का निर्माण करते हैं, जिसमें उसका एक नियमित रूप से अन्य वर्गों के साथ क्या होता है, संस्तरण होता है या स्तरणकरण होता है, ठीक है। तो इसको हम आर्थिक रूप में डिवीजन कर देते हैं, जिसमें पैसे वगैरह को, पूंजीपति वर्ग को वगैरह जो संपत्ति वगैरह है वो डिवाइड होता है। सामाजिक स्तरीकरण में बेसिकली सामाजिक परिस्थिति को देखा जाता है, स्टेटस को देखा जाता है। सामाजिक स्तरीकरण का आधार माना जाता है स्टेटस को, सामाजिक स्टेटस को। और समाज में जो व्यक्ति एक सामाजिक प्रतिष्ठा, सम्मान और सामाजिक स्थिति रखता है, उसी को ही एक हम बोलते हैं समाज में स्टेटस समूह भी। तो अपना अपना अलग स्थान लोग निर्धारित कर देते हैं, वो सामाजिक क्षेत्र हो जाता है उसका। राजनीतिक क्षेत्र में अगर हम बात करें तो इसमें व्यक्ति की जो होता है राजनीतिक शक्ति के आधार पर वो निर्धारित होता है, और राजनीतिक शक्ति का जो है उसे प्राप्त होता है, और राजनीतिक दल पर वो निर्भर होता है। तो ये बेसिकली राजनीतिक पर आधारित हो जाता है। तो यानी सत्ता वगैरह जो है इसमें काम आती है, तो वो राजनीतिक क्षेत्र हो जाता है, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं यहाँ पर पार्सन्स का सिद्धांत को लेकर, प्रकारवादी सिद्धांतों में पार्सन्स का ही नाम आता है, ठीक है। सामाजिक स्तरीकरण का सिद्धांत एक है जो प्रमुख सिद्धांत में से एक माना जाता है, तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि पार्सन्स का सिद्धांत भी इंपॉर्टेंट है कहीं ना कहीं, है ना। तो पार्सन्स का सिद्धांत कहता क्या है, वही पार्सन्स है जो टालकाट पार्सन्स है। तो पार्सन्स का सिद्धांत के बारे में यहाँ पे दिया नहीं है, मैं आपको बता देता हूँ क्या क्या बोलता है, तो नोट कर लीजिएगा, आप समझ लीजिए इसको। इसका सिद्धांत बोलता है भाई पार्सन्स का कि गुणों पर आधारित होगा ये। जैसे कि पार्सन्स कहता है कि जन्मजात गुणों को मानता है, और कहता है कि व्यक्ति को अपने आप जन्म लेने के बाद बिना किसी प्रयास के समाज और समुदाय के द्वारा उसे प्रदान हो जाते हैं वो गुण। जैसे जाति गुण हो गई एक, वंश गुण हो गया एक, उसे प्राप्त हो गया उसे एक, तो ये बात करता है। और कभी कभी तो ये भी कंडीशन होता है अर्जित भी गुण किए जाते हैं। अर्जित गुण के बारे में भी पार्सन्स बात करता है कि यदि व्यक्ति के व्यवहार कुशलता को अपने स्वयं को प्रयास करके वो शिक्षण प्रशिक्षण के माध्यम से अपने अनुभव के आधार पर अर्जित करता है, और वहाँ पर उसका व्यक्तित्व का विकास होता है, तो व्यवहार कुशलता के आधार पर व्यक्तियों की क्रियाओं का दूसरे की क्रियाओं के तुलना में उसका मूल्यांकन किया जा सकता है, और ये निर्धारित किया जा सकता है कि ये भी एक प्रकार से इस वर्ग का है या इस व्यक्ति का। ये जो है अगर आपने देखा होगा रामायण में कर्ण का थोड़ा सा ये अपवाद टाइप का है, लेकिन आप कर्ण को रिप्रेजेंट कर सकते हैं यहाँ पे, थोड़ा सा अपने माइंड में कर्ण के बारे में सोच सकते हैं। तो अर्जित गुणों के आधार पे भी हम बात कर सकते हैं। तो ये टी पार्सन्स का कहना था। संपत्ति भी बोलता है यहाँ पर,
तो व्यक्ति के पास अपने कुछ संपत्ति होती हैं जिसमें वह अपने लिए प्राप्त करता है, भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करता है, धन दौलत मकान जमीन संपत्ति आदि चीज़ों से ये रिलेट कर देता है ऐसी कंडीशन पर। तो जहाँ पर सांस्कृतिक वैल्यूज़ होते हैं, जहाँ पे आदर्श होते हैं, जहाँ पे मान्यता होती है, वो सब की सब चीज़ें जो होती है संपत्ति को रिप्रेजेंट कर देती है। तो पार्सन्स का बेसिकली इनके बारे में थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। ये पार्सन्स का कुछ बातें थी, ठीक है, जिसमें मैंने बताया संपत्ति, अर्जित गुण और आपके अर्जित गुण बताया है, फिर उसके बाद गुण बताया है, ठीक है। तो 3 बातें बताई हैं, इनका थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। चलो चले आगे बढ़ें। अस्त्रीकरण के सिद्धांत में और भी आ रहा है, मार्क्स के सामाजिक अस्त्रीकरण का सिद्धांत भी आ रहा है। मार्क्स ने संघर्षवादी का सिद्धांत दिया, मैंने अभी आपको बता भी रहा था, याद आया आप लोगों को कुछ बातें, मैंने अभी बोला भी था इसके बारे में, है ना, याद आ गया होगा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो मैं आप लोगों से कह रहा था कि भाई बेसिकली देखो इसका भी नाम यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सामाजिक अस्त्रीकरण में संघर्ष के रूप में, है ना। तो एक तो अस्त्रीकरण का सिद्धांत कार्ल मार्क्स ने इसको बताया कि भाई ये संघर्षवादी का सिद्धांत प्रस्तुत करके बता दिया कि ये सामाजिक अस्त्रीकरण है, जिसमें इसने आर्थिक को लेकर बात किया, धन संपत्ति को लेकर बात किया था। इस स्थिति को अस्त्रीकरण का मुख्य आधार माना। तो स्वामित्व के कारण जो है मानव इतिहास में हमेशा 2 वर्गों में उपस्थित था, एक शोषक। देखो अभी मैंने आप लोगों से वहाँ पे चर्चा भी कर रहा था, वहाँ पे लिखा भी था साफ शब्दों में, क्या लिखा हुआ था, श्रमिक लिखा हुआ था एक तरफ, और एक तरफ क्या लिखा हुआ था बताइए, मालिक को क्या बोलते हैं हम लोग, मालिक को क्या बोलते हैं, याद नहीं आ रहा है आप लोग, बताइए जरा, अपने अर्धचेतन मन को थोड़ा सा एक्टिव कर लीजिए, बता दीजिए मुझे जी। शोषित, अच्छा शोषक वर्ग, पूंजीपति बताया। हाँ, एक श्रमिक बताया था, एक पूंजीपति बताया था, वेरी गुड। तो एक जो था आपका पूंजीपति था वहाँ पर, और एक श्रमिक था, और यहाँ पर वही बात है। तो जो पूंजीपति हो जाता है वो शोषक के रूप में आ जाता है, शोषक नहीं, शोषक के रूप में कौन आएगा, जो श्रमिक होगा वही ना होगा, श्रमिक। और शोषित कौन सा होगा, अच्छा, शोषक जो होगा पूंजीपति होगा, पूंजीपति होगा, हाँ पूंजीपति होगा, वेरी गुड। और जो शोषित होगा वो आपका वो होगा श्रमिक होगा, हाँ यही चीज़ होगा। तो ये 2 बातें इसके बारे में बात किया कार्ल मार्क्स ने। और फिर कार्ल मार्क्स ने सामाजिक अस्त्रीकरण का निर्माण जो है समाज के, जी जी हाँ, दास भी बोल सकते हैं ना, हाँ दास मालिक है ना, बोल सकते हैं, उसका विकास तो वहीं से हुआ था। तो फिर देखिए समाज का जो निर्माण में सामाजिक अस्त्रीकरण के अकॉर्डिंग बताया, तो इसने कहा उत्पादन प्रणाली पर भी निर्भर होता है। तो समाज के उत्पादन प्रणाली जैसी होगी वैसा ही अस्त्रीकरण उस समाज में पाया जाएगा। तो ये भी बात इसका कहने का सही जवाब था। तो ये भी आप लोग यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, कार्ल मार्क्स के बारे में इंपॉर्टेंट चीज़ थी ये भी कार्ल मार्क्स का। आगे हम बात करते हैं सेरोकिन के अकॉर्डिंग। तो सेरोकिन ने जो है 3 टाइप के अस्त्रीकरण के बारे में बात किया, एक आर्थिक, एक राजनीतिक, एक व्यावसायिक। तो ये भी ध्यान रखिएगा आप सभी लोग, है ना, इंपॉर्टेंट है भाई ये भी। तो जैसे अभी आप देख रहे थे कार्ल मार्क्स में 2 बातें इंपॉर्टेंट थी हमें, ठीक उसी प्रकार से आपको यहाँ पर भी ध्यान देना होगा कि सेरोकिन ने भी अपने कितनी चीज़ों के बारे में बात किया है, 3 चीज़ों के बारे में बात किया है। मैक्स वेबर ने भी 3 चीज़ों के बारे में बात किया है, जिसमें तो फिर यहाँ पर मैं आप लोगों से अभी, हाँ बोलिए, स्क्रीन, हाँ आवाज़ मेरी नहीं जा रही है क्या, चलो ठीक, अब आवाज़ मेरी क्लियर है, एक बार कंफर्म कर दीजिए सभी लोग लास्ट टाइम। ओके, नहीं सर, अब क्लियर है, अब क्लियर है ना, चलो फिर ठीक है। तो यहाँ पर जरा देखिए आप सभी लोग, हाँ मैंने एक लेफ्ट कर दिया, चलो अब यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। तो एक क्लास ये जो है आप लोगों को थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि इसमें कौन कौन सी बातें आती है। सेरोकिन ने कहा था आर्थिक और राजनीतिक और व्यावसायिक के बारे में बात किया था, ये चीज़ आपको ध्यान रखना होगा। और फिर अगर हम बात करते हैं राउल्फ डारेनडॉर्फ के बारे में, ठीक है, डारेनडॉर्फ के बारे में बात करते हैं, तो इसकी किताब का नाम था क्लास एंड क्लास जो है कन्फ्लिक्ट का मतलब संघर्ष के बारे में बात किया रहा था, ये वर्ग और वर्ग संघर्ष इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी के बारे में इसकी किताब का नाम आप लोग ध्यान रखिएगा, ये ऑप्शन में आता है, इसका नाम जो है ऑप्शन में आता है, इसलिए आप इस किताब का नाम याद रखेंगे थोड़ा सा। और ये कहते हैं कि सामाजिक अस्त्रीकरण का जो मुख्य आधार है उत्पादन के साधनों पर नियंत्रण होने या नहीं होने से है।
इन्होंने स्वामित्व एवं नियंत्रण में विभेद किया है। वर्ग संघर्ष पूंजीपति एवं सर्वहारा के बीच न होकर सर्वहारा एवं सर्वहारा के बीच नियंत्रण के मुद्दे पर बात किया है। अगर मेरा एक प्रश्न है आप सबसे कि वर्ग संघर्ष के बारे में सर्वहारा वर्ग के बारे में किस विद्वान ने जिक्र किया है, ये प्रश्न भी आया हुआ था। कार्ल मार्क्स, वेरी गुड, ये आपका सही जवाब हो जाएगा कार्ल मार्क्स। हाँ, कार्ल मार्क्स करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे अगर हम बात करते हैं, मैक्स वेबर ने इसकी जो किताब थी, इकोनॉमी किताब थी, इकोनॉमी, एनोमी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, एनोमी करके, जिसको हम बोलते हैं अप्रमाणिकता, ठीक है। वो किसने दिया है? एनोमी अप्रमाणिकता, दुर्खिम। अभी हाल ही में एक क्वेश्चन आया था एनोमी करके, मैंने बताया था अभी, आप लोगों को भूल जाते हो, ठीक है। तो ये याद रखना। हाँ, ये इकोनॉमी एंड सोसाइटी किताब लिखा मैक्स वेबर ने, और इसमें बताया कि समाज में जो है समूह के वर्ग होते हैं, या समूह में जो है समाज में जो है समूह का निर्माण होता है, और उसी के द्वारा स्तरीकरण का भी निर्माण होता है। ये बात तो आपको पता होगी। 3 बातें इसने और भी बताया। देखो, मैक्स वेबर ने वहाँ पर और भी जिक्र किया था कि अपने सिद्धांत में आर्थिक चीज़ें पाई जाती है, सामाजिक चीज़ें पाई जाती है, राजनीतिक क्षेत्र पाए जाते हैं, लेकिन समूह निर्माण के दौरान जब समाज में ये क्रियाविधि होती है तो वर्ग पाया जाता है, परिस्थिति पाई जाती है और दल पाया जाता है। ये भी बात आप लोगों को ध्यान रखना होगा। वेबर ने परिस्थिति का तात्पर्य जो है परिस्थिति समूह से है बताया, और जिसका मतलब बता रहा है यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे जाति, ठीक है। याद रखिएगा, जाति भी कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। याद रखिएगा, सामाजिक स्तरीकरण में एक अहम भूमिका निभाती है। आंद्रे बेते के बारे में आपने कास्ट क्लास एंड पावर के बारे में बात किया था आप सभी लोगों ने, अभी आपने देखा भी है। कास्ट क्लास एंड पावर ने वेबर के द्वारा प्रदत्त दृष्टिकोण के आधार पर स्तरीकरण को चर्चा करता है, और इन्होंने तमिलनाडु के श्रीपुरम गांव का अध्ययन किया। और जैसे आपने देखा है कि मेलिनोवस्की ने कहाँ चले गए थे, किसी को पता है? पपुआ न्यू गिनी में गए थे, और आपने उनका भी नाम सुना होगा। अरुंटा जनजाति पे किसने खोज किया था? अभी देखो नाम मैंने लिया है उसका, अरुंटा जनजाति पे क्या नाम था, बताइए जरा आप लोग। दुर्खिम ने। तो अरुंटा जनजाति पर, हाँ, दुर्खिम ने किया था। और पपुआ गिनी पर किसने किया था? पपुआ गिनी पर मेलिनोवस्की ने किया था, ठीक है। और तमिलनाडु में किसने किया था? तो श्रीपुरम में गांव में अध्ययन किसने किया था? तो अब मैं आप लोगों से पूछूंगा ये भी नाम, जब कभी प्रश्न आएगा तो पूछूंगा, तो आंद्रे बेते का नाम, अब ये भी नाम जोड़ूंगा आप लोगों को। 3 नाम मैं हमेशा बताता रहूंगा। तो इसके 3 आधार थे, उसमें जाति के बारे में बात किया, वर्ग के बारे में बात किया था, शक्ति के बारे में बात किया था। ये 3 चीज़ें आपको ध्यान रखना होगा। फिर बात करेंगे किंग्सले डेविस और जो है बिल्बर्ट मुर्रे के बारे में, यहाँ पर बात हो रही है। इनकी एक किताब थी, इनकी किताब का नाम था सम प्रिंसिपल ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, इसी को हम बोलते हैं स्तरीकरण। तो स्तरीकरण की किताब की बात अगर करता है कोई, तो किंग्सले डेविस और इसके साथ ही नाम आता है बिल्बर्ट मुर्रे का भी नाम आता है, इसको भी ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। और फिर इसने कहा कि स्तरीकरण सभी मानवीय समाजों में पाया जाता है, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और आगे हम बात करते हैं पार्सन्स कहते हैं कि एक मूल्य सहमति के बारे में बात किया है, मैंने ये भी एक बार बताया था पार्सन्स के बारे में। याद है, मैंने 3 शब्द इसके जोड़े थे, किसी को याद है? किसी ने मेरे से पूछा भी था, ये नाम बताइए। 3 शब्द कौन कौन से थे जिसने टी पार्सन्स ने बात किया था, बताइए जरा मुझे, मैं जानना चाहता हूं आप सबसे। अरे भाई, एक मूल्यमैतिक था, एक हाँ बोलिए। व्यवस्थावादी सिद्धांत का था क्रियावादी और प्रश्नवादी प्रक्रियावाद। ना, ये बात नहीं भी थी। प्रकार्यवाद में टी पार्सन्स की बात मैं कर रहा हूं। प्रकार्यवाद में टी पार्सन्स ने कौन कौन से शब्दों के बारे में जिक्र किया था? 3 शब्द थे, याद रखना, मूल्य सहमति, मूल्यमैतक और आपका सहभागिता। ये 3 शब्द आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, सामाजिक स्तरीकरण के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रकार्यवाद में, ठीक है। तो पार्सन्स ने मूल्य सहमति के बारे में बात किया था, और ये 3 शब्द मैंने जो बताया वो भी आपको ध्यान रखना होगा।
विशेषताएं मैंने अभी बताया भी है कि सामाजिक अस्थिरीकरण सार्वभौमिक होता है, सामाजिक सांस्कृतिक होता है, ज्ञान और समाजशास्त्र एक पक्ष का व्यक्त करता है और मानव निर्मित होता है, प्रकृति प्रदत्त नहीं होती, समाज में उच्चता और निम्नता विभाजन होता है, ये तो बहुत आसान है, स्थिति के पद और का वितरण भी होता है, अनेक समूह और उप समूह का विभाजन भी होता है, ये भी सरल है, और प्रतिफल का असमान वितरण भी होता है, ये भी आपका कहीं ना कहीं अस्थिरीकरण की एक प्रकार से बताती हैं क्या विशेषताएं। अब आप लोग फटाफट थोड़ा सा, अच्छा अभी मैंने सोचा सा क्वेश्चन आ गया, सामाजिक अस्थिरीकरण के महत्व के बारे में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, इसके इम्पोर्टेंस के बारे में, क्या क्या इसकी इम्पोर्टेंस है। तो एक इसका इम्पोर्टेंस है व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से, दृष्टिकोण से देखा जाए तो व्यक्ति जो है आवश्यकताओं की पूर्ति में सहायक, शक्ति संतुलन में, ठीक है, और सहयोग को बढ़ावा देने में, मनोवृत्ति को निर्धारण करने में, व्यक्ति की परिस्थिति का हमेशा आप ध्यान रखिएगा, स्टेटस बोलते हैं, एवं भूमिका का निर्धारण करने में, उत्तरदायित्व की भावना का विकास करने में, ये आपका व्यक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा जब केस वर्क करेंगे। जब आप समूह के में बात करेंगे तो वहाँ पे श्रम विभाजन होगा। अब मुझे जरा बताइए, श्रम विभाजन की किताब किसने लिखा है, किसने 2 वर्गों में डिवाइड करने की बात किया था श्रम विभाजन में? श्रम विभाजन बताइए, श्रम विभाजन। दुर्खिम, इस्माइल दुर्खिम श्रम विभाजन। कंफ्यूज नहीं होंगे आप लोग श्रम विभाजन को लेकर भी कि कार्ल मार्क्स अलग है, दुर्खिम, ये दोनों का कॉन्सेप्ट जरूर आप लोग पढ़ लीजिएगा। मैं फिर संडे को क्लास लेकर आता हूँ दुर्खिम और इसके, ठीक है, कार्ल मार्क्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करा देता हूँ उसका भी, ठीक है। तो आगे अगर हम बात करते हैं दूसरा, तो अनावश्यक प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष की रक्षा, सामाजिक संबंधों का निर्धारण, और फिर उसके बाद सामाजिक प्रगति, और फिर उसके बाद सामाजिक मानदंडों का पालन करना, ये समूह के पॉइंट ऑफ व्यू से बोला गया था इसके इंपॉर्टेंस को लेकर, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक और नाम है, और ये नाम है आपका विभेदीकरण में। विभेदीकरण बेसिकली अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग तरीके से बात किया था विभेदीकरण में। तो विभेदीकरण में अगर कोई नाम आ रहा है यहाँ पर, तो नाम आ रहा है जो है लमले का नाम आ रहा है। और विभेदीकरण होता क्या है, जहाँ पर भिन्नताओं का अध्ययन करते हैं, भाई पेड़ पौधे, मनुष्य और जो अन्य जीव हैं वो पाए जा रहे हैं, इन जीवों में अंतर पाया जा रहा है, तो वो विभेदीकरण है। भाई एक ही प्रजाति के व्यक्ति या पेड़ पौधे भिन्न होते हैं परिवार में, उनकी विशेषताएं भी भिन्न होती हैं, तो वह विभेदीकरण होता है, ठीक है। तो ये क्रियाविधि क्या होती है, विभेदीकरण। तो विभेदीकरण से तात्पर्य है कि जिसमें विभिन्न व्यक्ति जो है विभिन्न व्यक्ति विभिन्नता उत्पन्न करते हैं, जिन्हें एक साथ रहने के लिए ऑर्केस्ट्रा लिखा हुआ है यहाँ पे, कि विभिन्न वादकों की तरह एक पूर्णता समन्वय युक्त संपूर्ण की रचना होती है। कहने का तात्पर्य ये है, आप ये समझ सकते हो कि जब कभी भी इसके मान लीजिए आयु, लिंग, प्रजाति, शिक्षा आदि के आधार पर व्यक्ति और समूह को एक दूसरे से जब भिन्न मानते हैं, तो इसे हम विभेदीकरण का रूप दे देते हैं। इतनी बात आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, आयु, लिंग, प्रजाति, शिक्षा आदि को जब आप आधार पे व्यक्ति और समूह मानते हैं, तो ऐसे पे एक दूसरे से ये भिन्न हो जाते हैं, तो ये क्रियाविधि आपका विभेदीकरण कहलाती है, ठीक है। तो जब हम समूहों के गुणों की आवश्यकता के आधार पर कम या अधिक महत्व देने लगते हैं, तो वहीं पर ही उच्च और निम्न रूप में विभाजन हो जाता है, तो उसे हम बोल देते हैं अस्थिरीकरण, ठीक है, याद रखिएगा। अब विभेदीकरण का अगर हम बात करते हैं तो इसके कुछ प्रमुख रूप हैं, जैसे जैव सामाजिक रूप है, सामाजिक सांस्कृतिक रूप भी है, आप यह सारी चीज़ें पढ़ लेंगे। आर्थिक रूप भी होता है, और आगे अगर हम बात करें अस्थिरीकरण को लेकर और विभेदीकरण के लेकर अंतर को लेकर, मैं यही बात कर रहा था आप लोगों को शुरुआत में। सामाजिक विभेदीकरण में जो है व्यक्तियों और समूहों के बीच भिन्नता पाई जाती है, जबकि अस्थिरीकरण में समूहों के बीच में क्या पाई जाती है, मित्रता पाई जाती है ना। तो ये हम कह सकते हैं उच्चतर और निम्न स्तर पर विभाजन होना, यह अस्थिरीकरण में हो जाएगा। और यहाँ पर व्यक्तियों और समूहों के बीच में जो भिन्नता हो रही व्यक्तियों और समूहों के बीच में, वो आपका विभेदीकरण हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक अंतर हो जाएगा। दूसरे अंतर के बारे में बात अगर हम करते हैं, तो यहाँ पर दूसरा अंतर आपसे क्या बताता है कि सामाजिक विभेदीकरण समूहों को अस्थायी होना आवश्यक नहीं मानता, लेकिन वहीं अगर बात करें अस्थिरीकरण को लेकर, तो अस्थायी असमानता को होना आवश्यक मानता है। अस्थिरीकरण में वैयक्तिक प्रक्रिया पाई जाती है, जबकि विभेदीकरण में अवैयक्तिक प्रक्रिया पाई जाती है। ये बात ओसल ने भी कहा है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं सामाजिक अस्थिरीकरण का संबंध उपयोगिता से,
है और उसके द्वारा योग्य व्यक्तियों का उच्च पद और सुविधाएं प्रदान की जाती है, जबकि विभेदीकरण उपयोगिता के आधार ही नहीं होता है। बात तो ठीक कह रहा है, ये भी आपका अंतर बता देता है। विभेदीकरण जो होता है वह स्वतः स्वाभाविक प्रक्रिया होती है, जबकि स्तरीकरण में जागरूकता और जानबूझकर अपनाई गई प्रक्रिया होती है। और यही आप कर रहे हैं, आजकल समाज में यही देख भी रहे हैं, जागरूकता और जानबूझकर की जाने वाली प्रक्रिया कि आप भाई विभेद कर रहे हैं, उच्च जाति बना रहे हैं, निम्न जाति बना रहे हैं। तो आप यहाँ से भी कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं जो आज के समय में हो रहा है। ठीक है, अब आप लोग थोड़ा सा मुझे प्रश्न बताइए कि निम्नलिखित में से किस विद्वान का मत था कि प्रकृति में कोई असमानता नहीं होती है, केवल भिन्नता होती है? आंद्रे बेटे, और फिर उसके बाद पार्सन्स, मैक्स वेबर, रूसो। वेरी गुड, यहाँ पे करेक्ट जवाब आ गया आप सभी लोगों का आंद्रे बेटे के बारे में। मैं मैंने ज़्यादा प्रश्न नहीं लिया है, थोड़े ही प्रश्न लिया है ताकि आपको यहाँ पे पता चल सके हर चीज़ का। आगे अगर हम बात करते हैं, स्तरीकरण के मुख्यतः अध्ययन किया जाता है परिस्थिति भूमिका में, कि सामाजिक न्याय में, सामाजिक व्यवहार में, कि सामाजिक असमानता में। तो अभी मैंने नाम भी लिया था आप सभी लोगों को और मैंने बताया भी था सामाजिक असमानता। हाँ, वेरी गुड, शाबाश। यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क वाला ही करेक्ट जवाब होगा। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम बात करें कि समाज में विभिन्न समूहों के बीच जो है उच्चतम और निम्नतम का आधार का विभाजन होता है, तो या तो क्षैतिज विभाजन होगा या तो वो, ये परिभाषा किसने दिया है जरा बताइए। अच्छा, परिभाषा नहीं दिया है, मतलब आप रिप्रेजेंट करने बोले। परिभाषा अगर हम पूछ रहे हैं तो किसका होगा बताइए जरा परिभाषा। सामाजिक स्तरीकरण। अच्छा, सामाजिक स्तरीकरण, ठीक है, यहाँ पे सही बता दिया आप लोगों ने, सामाजिक स्तरीकरण। मैं लगा देता हूँ परिभाषा अगर, हाँ, रेमंड मुर्रे, रेमंड मुर्रे, वेरी गुड। यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा रेमंड मुर्रे का नाम, ध्यान रखिएगा इसका। ठीक है, आगे अगर हम बात करते हैं सामाजिक स्तरीकरण के बारे में, निम्नलिखित में से कथनों में से कौन सा सही नहीं है? अब सही नहीं है, आपको सही ढूंढना होगा पहले तो। अंडरलाइन में कर देता हूँ जब कभी नहीं मिलता है मुझे तो। ठीक है, तो स्क्रीन को पूरा आप देखते होंगे जो ऑनलाइन क्लासेस जहाँ पे होता है, उसका स्क्रीन देखना एक बार कितनी पिन चली होती है, तो उसको चला देना पेन उस पर। ठीक है, बस स्क्रीन जो है वो ना हो, क्या बोलते उसको, हाँ, यहाँ पर डी बता रहे हैं, एक उदग्र व्यवहार। यहाँ पर वेरी गुड, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सबसे पहले डी आया भाई, वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया। यहाँ पर यही नहीं होता है, क्या है ये जानते हैं? वर्टिकल है ना, इसको क्या बोलते हैं? वर्टिकल बोलते हैं ना। वर्टिकल नहीं होता है, क्षैतिज होता है। फिर सामाजिक असमानता भी पाई जाती है। फिर सामाजिक स्तरीकरण जो है उच्च नहीं तो पाया ही जाता है। ऑप्शन नंबर डी कहाँ पाया जाता है ना, मैंने बताया भी। निम्न में से कौन सा सामाजिक स्तरीकरण का आधार नहीं होता बताइए जरा? प्रतिष्ठा, शक्ति, बौद्धिक और सहयोग, संघर्ष। ये प्रश्न अच्छा है, फिर नहीं आया है, गोला बनाइए और लगाइए। सहयोग और संघर्ष, ऑप्शन नंबर डी फॉर डेनमार्क वाला ही आपका यहाँ पे करेक्ट जवाब हो जाएगा। इस तरीके से आपका ये जो क्लास थी ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, यहाँ पर ये क्लास आपकी समाप्त हो गई अब। ठीक है, इतना ही था आप सभी के लिए। अभी इसके जो PDF है मैं आपके ग्रुप में डाल देता हूँ। ठीक है भाई, और कोई डाउट वगैरह है तो पूछ लीजिए। सामाजिक स्तरीकरण समाप्त हो गया। ठीक है, कोई डाउट वगैरह किसी के पास है तो पूछ सकता है भाई।